पढ़ी थी टाइम पीरियड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी की, उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि फेज डिफरेंस क्या होता है या फेजर डायग्राम क्या होता है। तो पुट द हेडिंग फेज डिफरेंस या फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो सिंपल सा हमने पढ़ा था, जो इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, या ईएमएफ की बात करें तो E इज इक्वल टू होता था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर एक चीज देखते हैं, साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन का जो कर्व बनता है वो इस टाइप से बनता है, साइन या कॉस कोई भी फंक्शन हो तो साइन का इस तरह बनता है और कॉस का यहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पर ये जो वैल्यू है, एंगल है, वो रोटेट हो रहा है और टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो इसकी जो स्टडी है एसी या अल्टरनेटिंग ईएमएफ की स्टडी, अगर हम क्या करें, एक रोटेटिंग वेक्टर्स के फॉर्म में करते हैं तो इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फेज डिफरेंस या कोई भी वैल्यू अभी आगे हम पढ़ेंगे वो इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हुआ या आरएमएस वैल्यू हुई या आरएमएस ईएमएफ हुआ, ये सारी चीजें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय द डायग्राम ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स, और उसी डायग्राम को ही हम क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम। और जो तुम्हारा फेज डिफरेंस होता है वो तुम्हारा क्या होता है, इसी को ही हम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज। सिंपल वर्ड में फेज का ये मतलब समझो कि किसी टाइम एट एनी इंस्टेंट द पोजीशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट, यानी किसी टाइम में, जैसे ये हमारी ईएमएफ सॉरी अल्टरनेटिंग करंट है और क्या कर रही है, फ्लो हो रही है, इस टाइम में हमको अगर फाइंड करना है इसकी पोजीशन, तो यहाँ पर हम एंगल के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ इसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं और वही क्या हो जाएगी, हमारा फेज हो जाएगा। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट सपोज दैट थोड़ा सा लेट से फ्लो हो रहा है, तो इस सिचुएशन में इसका और इन दोनों का देखेंगे, ये थोड़ा आगे है तो ये अगर ओमेगा टी प्लस फाई हो गया या फाई एंगल आगे है और ये ओमेगा टी है, तो ये फाई क्या हो जाएगा, तुम्हारा फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे फेज डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिख लीजिए, टू स्टडी एट एसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए, द स्टडी ऑफ एसी सर्किट, द स्टडी ऑफ AC circuit is much easier if we represent AC अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ as rotating vectors with rotating vectors with the angle between जो एंगल होगा किसके बीच बेटा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट्स के बीच, बिटवीन द वेक्टर्स
between the vectors is equal to the phase difference between AC and alternating EMF। ठीक है, और उसे हम क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस बोलेंगे। ये आगे फेजर डायग्राम क्या होता है, तो अ डायग्राम representing a current and EMF of an alternating current or EMF as rotating vectors और रोटेटिंग वेक्टर को हम बोलते हैं फेजर। क्या बोलते हैं, फेजर। विद फेज एंगल between AC and alternating EMF is known as phasor diagram। Since I is equal to क्या होता है, I नॉट sin ओमेगा t, या E इज इक्वल टू होता है E नॉट sin ओमेगा t। और अगर हमको इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करना है तो इस तरीके से हो जाएगा, और किसी टाइम में ये ओमेगा हो जाएगा, ये फेज एंगल है हमारा ओमेगा टी, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी बेस के रेस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में। अगर हम कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेस के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी, इसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और फिर थोड़ा सा हम फेज डिफरेंस को और क्लियर कर देते हैं। चलिए देखिए, फेज डिफरेंस चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेज डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज दैट यहां पर एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ये, और उसके ठीक टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट भी क्या हो रही है,
चल रही है। ठीक है ना, ये आई टाइम के रेस्पेक्ट में, यहाँ ये 0 है, ये हो जाएगा π/2, पाई आगे 3π/2। यहाँ ये है तुम्हारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ और ये क्या है, करंट। ठीक, इतना क्लियर है। और ये ओमेगा टी यानी टाइम के रेस्पेक्ट में आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, जब टाइम 0 था तब करंट भी 0 थी और तुम्हारी ईएमएफ भी क्या है, 0। और जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ उसी रेस्पेक्ट में करंट और ईएमएफ दोनों क्या होने लगे, आगे चलने लगे। तो इस सिचुएशन में करंट, ईएमएफ एंड current are in same phase। सेम फेज का मतलब हो गया कि I और B जो है वो दोनों सेम रहेंगे, यानी E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा t। यानी इन दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, 0, यानी दोनों साथ साथ क्या हो रही हैं, आगे की तरफ प्रोपगेट हो रहे हैं। अब दूसरा केस समझ लेते हैं। कि सपोज दैट ये तुम्हारा ईएमएफ है, ठीक, और जब ईएमएफ स्टार्ट हुआ, ये ओ है E एंड I, ये ओमेगा टी है, ठीक। और जब करंट निकलना, सॉरी ईएमएफ लगाया गया, तो उसके कुछ टाइम बाद ये क्या हुआ, करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ। और यहां पर देख रहे हैं कि करंट क्या हो रही है, पीछे पीछे चल रही है, यानी वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट क्या हो रही है, पीछे चल रही है। तो इस सिचुएशन में करंट क्या करेगी, लैग करेगी, लैग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। और वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, वोल्टेज सॉरी ईएमएफ लीड्स बिफोर एसी, यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या कर रही है, लीड कर रही है। लैग कौन कर रहा है, करंट। इस सिचुएशन में जो E इज इक्वल टू हो जाएगा E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है ना। अगर हम किसी टाइम क्या करें, यहां पर फेज डायग्राम ड्रॉ करें और इस पोजीशन की हमको वैल्यू फाइंड करना, तो इसके लिए यहां पर यानी पीक वैल्यू मिलेगा। हम यहां की बात करें तो इसके लिए इतना हो जाएगा और इसके लिए थोड़ा सा ऊपर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पर ये ओमेगा टी तो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी और वोल्टेज के लिए, लेकिन वोल्टेज क्या है, थोड़ा सा आगे है। कितना एंगल आगे है, 5। तो इस सिचुएशन में फेज डिफरेंस हो गया, क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। और I क्या हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहाँ वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है। किसको लीड कर रही है, करंट को लीड कर रही है, ठीक है ना। तो ये मिटा दीजिएगा, हम समझाने के लिए बताए हैं, आगे ये सब समझेंगे जब डिफरेंट सर्किट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यह बात समझ में आ गई, जो एंगल में डिफरेंस होगा दोनों के, वही क्या होगा, हमारा फेज डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। फेज डिफरेंस अगर प्लस है तो लीड करेगा, अगर माइनस है तो लैग करेगा। तो हो सकता है किसी सर्किट में ऐसा हो कि करंट लीड करे और वोल्टेज पीछे हो, तो ये लीड करेगी, ये क्या
लॉग होगा। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, पीछे चल रहा है, प्लस है तो आगे चल रहा है। तो ये नोट कर लो और इसी से रिलेटेड इक्वेशन समझ में आ गई होंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमको इससे रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग, और फिर हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। हेडिंग डाल लीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, और इसे ही हम पढ़ना है। तो एक ऐसे सर्किट आप समझ लो क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। पहला एक ये पढ़ना है कि सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो, ठीक है। दूसरा ये पढ़ना है सर्किट में केवल इंडक्टेंस हो। थर्ड ये पढ़ना है सर्किट में केवल कैपेसिटेंस हो। तीन टाइप की चीजें हमने पढ़ चुकी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पढ़ा है, ईएमआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंडक्टर पढ़ा है, और कैपेसिटर पढ़ा है। ठीक है, तो पहले आपको सेपरेट इन तीनों चीजों को डिस्कस करनी है कि सर्किट में क्या हो, केवल रेजिस्टेंस हो, सर्किट में केवल इंडक्टर हो, सर्किट में केवल क्या हो, कैपेसिटर हो। अब फोर्थ होगा जो दोनों का कंबाइंड पढ़ना है, मतलब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो और इंडक्टर यानी आर भी हो और एल भी हो। ये आर है, ये एल है और ये है सी। फिफ्थ ये पढ़ना है कि हो सकता है एलसी हो, यानी इंडक्टर हो और कैपेसिटर हो। और सिक्स ये पढ़ना है कि आर और सी आर हो, यानी रेजिस्टेंस हो और कैपेसिटेंस हो। तो ये 6 ये हो गई, और सातवां जो तीनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना है आर एल और सी, ये पढ़ना है आर एल सी। ठीक है, तो याद रखना हमको पहले तीनों को अलग अलग पढ़ना है, फिर ये तभी समझ में आएंगे जब तक हमको ये नहीं पता होगा। तो सबके अलग अलग हमको पहले अच्छे से समझना है। ठीक है, और अगर अच्छे से देखोगे तुम लोग तो बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। फर्स्ट हेडिंग सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो एक सर्किट हम बना लेते हैं बेटा, ये सर्किट हो गई एसी सर्किट, जिसमें क्या है रेजिस्टेंस दे दिया गया है, और यहाँ क्या क्या किया गया है, एसी वोल्टेज का साइन है, एसी सोर्स का साइन है बेटा, याद रखना किसका साइन है, एसी सोर्स का साइन है। और ये सोर्स क्या लगाया गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया। ठीक है ना, क्लियर है इतना? तो चलो देखते हैं, इसको हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है? यानी किसी टाइम क्या किया गया, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया गया, अप्लाई किया गया E नॉट साइन ओमेगा टी। बट बाय ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है ना, तो इसकी जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नाउ
वोल्टेज across resistance, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR होता है, तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, IR लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू IR, तो E इज इक्वल टू I की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन R, और E की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो आ जाएगा E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा T, ये इतना आ गया। आगे हम जानते हैं कि यहाँ पर EMF पीक वैल्यू है, यानी EMF मैक्सिमम है, तो यहाँ से I नॉट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो E नॉट अपॉन में R लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना E नॉट अपॉन R इज इक्वल टू I नॉट पीक वैल्यू ऑफ, इधर ही लिखिए, उधर डायग्राम बनाना है, E नॉट अपॉन में R इज इक्वल टू I नॉट, जो क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट, करंट की क्या होगी, पीक वैल्यू होगी। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T, इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम ये चीज देखते हैं कि जो EMF अप्लाई किया गया है वहां पर फेज क्या है, ओमेगा टी है, और यहाँ पर भी करंट जो आई है उसका भी फेज क्या है, ओमेगा टी है। तो सिंपल सी बात है कि जो EMF होगा, सॉरी करंट और वोल्टेज होगी वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, यानी जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी टाइम क्या होगा, करंट भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा E नॉट, और ये क्या हो जाएगा, I नॉट, ये E और I है, ओमेगा टी। अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम समझा रहे हैं, ये ओमेगा टी है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, I नॉट नीचे है, तो यहाँ ये हो जाएगा I नॉट और ये हो जाएगा E नॉट। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, इसको I रखिए और इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें लिख लेना नीचे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दिख रहा है तो कोई मिनट चेक कर ले, यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is clear that current and applied EMF are in same phase, are in same phase, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे when the circuit contains only inductor, when the circuit contains only inductor। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके अलग दोनों कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। तो अच्छे से इसको पढ़िए, और जो आने वाले हैं वही कॉम्प्लिकेटेड होंगे क्योंकि हमने इसमें डायरेक्टली अप्लाई किया, आगे डिफरेंशिएशन भी होगा और इंटीग्रेशन भी होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।